तो एक तो हम पढ़ेंगे पंचायती राज सिस्टम, ठीक है, और एक पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और मॉरल ड्यूटी, ठीक है। ये आपके नेक्स्ट अपकमिंग टॉपिक है। बाकी जैसे कमीशन है, बोर्ड है, ठीक है, तो उनका एक सीधा सा मेथड है कि वो तुमसे कुछ भी पूछे, जैसे अपॉइंटमेंट पूछ रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा, प्रेसिडेंट। रजायन पूछ रहा है तो क्या है, प्रेसिडेंट। सैलरी पूछेगा 250, अदर्स की पूछेगा 225, जो जिसका नाम होगा वही उसका काम होगा। यानी अगर फंक्शन से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो वहां पे अपने आप ही आंसर दिखेगा। जैसे मान लो योजना, तो योजना का मतलब योजनाएं बनाना, प्लान, ठीक है, तो अपने आप ही आंसर मैच हो जाएगा। जैसे महिला आयोग, तो महिलाओं से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स वगैरह है उनका आंसर क्या होगा, महिला आयोग। निर्वाचन से संबंधित पेपर में कुछ भी छपा रहा है तो आंसर क्या आएगा, निर्वाचन आयोग। मानवाधिकार मतलब मानव के लिए अधिकार मतलब ह्यूमन राइट्स, ठीक है, तो वो तो एक एडजस्ट मेथड से आंसर आ जाएंगे। तो देखो अब अपने आओ क्वेश्चन पर। तो कल जो हम चला रहे थे उसी को आगे बढ़ाओ। कहां गया ये, चल भी रहा है क्या? ठीक है, तो इसमें हमने बात की, ये आगे बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे है, ये ऐसे है, ये लॉक भी, ये तो बहुत बड़ा हो रहा है, ये है। सही है, क्या था, कहां गया? किसमें पहुंच गए? ठीक है, तो देखो अब आपके सामने पहला क्वेश्चन है, ये दोनों मीडियम में भी रखा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के संवैधानिक सलाहकार रहे, ठीक है। तो मीन्स हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, तो ये लिखाया था। तो मीन्स संवैधानिक सलाहकार जो थे, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल के जो संवैधान मतलब इसमें हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, संविधान सभा के संवैधानिक क्या थे, सलाहकार। तो याद करो, तो संवैधानिक सलाहकार मतलब भारतीय संविधान जो है वो किसने लिखा है, प्रेम बिहारी रायजादा। क्लियर है। भारत में संविधान शब्द जो पहली बार यूज किया था उसका आंसर क्या है, M.N. रॉय, ठीक है। ड्राफ्ट जो बनाया था वो कौन थे, B.N. राव। क्लियर है बात। ड्राफ्ट का मतलब क्या हो गया, प्रारूप, ठीक है। और जो B.N. राव थे वही क्या थे कि इंटरनेशनल कोर्ट में फर्स्ट इंडियन जज, यानी B.N. राव वाज फर्स्ट इंडियन जज इन इंटरनेशनल कोर्ट, ठीक है। तो इसका आंसर अपने आप ही क्या आ गया, B.N. राव, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश मतलब पहले न्यायाधीश कौन है, B.N. राव। पहले मुख्य न्यायाधीश की अगर पूछे मेन चीफ जस्टिस तो वो भी रहा है इंडिया से, उसका नाम है नगेंद्र सिंह, डॉक्टर नगेंद्र सिंह। और अभी रिसेंट जो है चीफ जस्टिस वो भी इंडिया से ही है, जिसका नाम है दलबीर भंडारी। कहां पे, इंटरनेशनल कोर्ट में, ठीक है। तो इंटरनेशनल कोर्ट में अभी रिसेंट जो जज हैं उनमें मतलब मेन जो चैनल है उनका चीफ जस्टिस का, उसमें एक भारत के हैं जिनका नाम क्या है, दलबीर भंडारी। और इंटरनेशनल कोर्ट में जाने वाला फर्स्ट इंडियन जज जो है वो कौन है, B.N. राव। तो भारतीय संविधान के संवैधानिक जो सलाहकार थे वो कौन थे, B.N. राव। के.एम. मुंशी याद करो, तो के.एम. मुंशी हमने पढ़ाई, के.एम. मुंशी जो है कांग्रेस के लीडर थे, और के.एम. मुंशी जो है जो ड्राफ्ट कमेटी थी, यानी भारतीय संविधान को बनाने वाली मोस्ट इंपोर्टेंट जो कमेटी थी उसका नाम क्या था, ड्राफ्ट। और उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है, चेयरमैन या प्रेसिडेंट जो है वो कौन थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है। तो प्रारूप समिति में टोटल कितने मेंबर थे, 7। प्रारूप समिति में तो केवल 7 ही थे ना। तो प्रारूप समिति में अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और कांग्रेस की तरफ से कौन थे, के.एम. मुंशी, लिखाया है ये मैंने, के.एम. मुंशी कांग्रेस, ठीक है। सादुल्ला मुस्लिम लीग, याद करो वहां पे। इसके अलावा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर क्या थे, अध्यक्ष थे। ये नाम भी आया हमारे पास, M.C. शीतलवाड़। तो M.C. शीतलवाड़ भारत के पहले कानूनी क्या है, सलाहकार है, यानी फर्स्ट लीगल एडवाइजर ऑफ इंडिया। चारों ऑप्शन क्लियर है, ठीक है। तो ये लर्निंग है, मतलब अगर आप इतना समझ रहे हो तो अगर पेपर में नहीं पढ़ा हुआ तो भी आंसर आ जाएगा। ये आपकी CDS का क्वेश्चन है। तो भारत के संवैधानिक सलाहकार कौन है, B.N. राव। संविधान किसने लिखा है, प्रेम बिहारी रायजादा। ड्राफ्ट किसने बनाया है, B.N. राव ने।
कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड पहली बार किसने यूज किया? एम एन रॉय ने। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रांसलेट किसने किया है? बसंत कुमार ने, इंग्लिश टू हिंदी में। ठीक है, और हैंड रिटन किसके द्वारा किया गया? प्रेम बिहारी रायजादा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये लो, ये यार ये और है इसमें। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्ट कमेटी। ठीक है, तो अभी हमने बात की है कि ड्राफ्ट कमेटी का जो चेयरमैन है वो कौन है? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ठीक है, तो ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। क्लियर है? और डॉक्टर बी आर अंबेडकर की यदि हम हिस्ट्री पढ़ें तो अंबेडकर ने ड्राफ्ट कमेटी जो है कब ज्वाइन की थी? 29 अगस्त 1947 में। यानी ड्राफ्ट कमेटी कब बनी थी? तो 29 अगस्त 1947 को। इसकी पहली बैठक कब हुई है? तो कब हुई है? 30 अगस्त 1947। कितने मेंबर है टोटल इसमें? 7 सदस्य। तो प्रारूप समिति कितने सदस्यीय थी? 7। क्लियर है बात? तो भारतीय संविधान का प्रारूप जो है उस पर डिस्कशन कितना चला है? तो 166 है ना, 166 दिन। ठीक है, तो ड्राफ्ट कमेटी में कौन सा ऐसा मेंबर था जो ऑन रोल यानी कार्यकाल के दौरान मर गया? यानी ड्राफ्ट कमेटी के किस सदस्य की मौत कार्यकाल के दौरान हो गई? भाई जो रेगुलर रहे हैं वो तो बताओ। ये तो मैंने लिखा है, साफ शब्दों में लिखा है, तो तुम्हारे लिए ही लिखाया था। फखरुद्दीन अली अहमद तो प्रेसिडेंट था ड्राफ्ट कमेटी। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन लो ना, कि प्रारूप समिति के किस सदस्य की मौत कार्यकाल के दौरान हो गई? टी कृष्णामाचारी, डीपी खेतान, बी एल मित्तर, एन माधव राव। तो इसका आंसर है डीपी खेतान। डीपी खेतान जो थे, डीपी खेतान की जगह पर कौन आए थे? टी कृष्णामाचारी। और बी एल मित्तर पद छोड़कर चले गए थे, और बी एल मित्तर की जगह कौन आए? माधव राव। कैसे नहीं देखा यार? यहीं पे लिखो। हाँ तो यहीं पे लिख लो। चलो कोई नहीं, करो स्टार्ट। तो प्रारूप समिति जो है, तो प्रारूप समिति कितने सदस्यीय थी? 7 है ना, कहीं भी लिख लो जहां स्पेस मिल रहा है। ड्राफ्ट कमेटी, हाँ मतलब प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी है ना, इक्वल टू में लगा के लिख दो 7 मेंबर्स। कितने मेंबर्स थे? 7। ड्राफ्ट कमेटी 7 मेंबर्स। नेक्स्ट, कमेटी हेल्ड ऑन है ना, स्थापना, डायरेक्टली लिख लो, या स्थापित या गठन है ना, गठन है 29 अगस्त 1947। स्पीड बढ़ा गया। हाँ, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 एस्टैब्लिश्ड। ड्राफ्ट कमेटी हेल्ड ऑन 29 अगस्त 1947। फर्स्ट मीटिंग 30 अगस्त 1947। पहली बैठक 30 अगस्त 1947 है ना। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947। पहली बैठक कब हुई? 30 अगस्त 1947। टोटल बैठकें है ना, टोटल मीटिंग है 166 166। डिस्कशन 114 डेज। डिस्कशन 114 डेज, 114 दिन चर्चा या बहस है ना। तो प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई? 114 दिन, 114 डेज। ठीक है, कितनी बैठकें हुई? 166। तो प्रारूप समिति बनी कब थी? 29 अगस्त 1947। पहली बैठक कब हुई? 30 अगस्त 1947। क्लियर है यहां तक? टोटल मेंबर कितने हैं? 7। तो नंबर फर्स्ट मेंबर लिखो, डॉक्टर बी आर अंबेडकर चेयरमैन। स्पीड बनाए रखो। और फर्स्ट मेंबर डॉक्टर बी आर अंबेडकर
डॉक्टर बी आर अंबेडकर चेयरमैन या प्रेसिडेंट। सेकंड में आओ, डॉक्टर के एम मुंशी, हाँ नंबर सेकंड, डॉक्टर के एम मुंशी बिलोंग टू कांग्रेस। डॉक्टर के एम मुंशी कांग्रेस से। सेकंड लिखो, कितने हो गए? 2 हो गए। हाँ नंबर थर्ड पे आओ, एम सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला, एम सादुल्ला मुस्लिम लीग, सा एस ए डी यू है ना, डबल एल ए, सादुल्ला, मतलब सादुल्ला, साहिदुल्ला, ठीक है, मोहम्मद सादुल्ला। ये कहां से? मुस्लिम लीग से है ना, फ्रॉम मुस्लिम लीग या बिलोंग टू मुस्लिम लीग। नंबर नेक्स्ट, टी कृष्णा माचारी, टी कृष्णा माचारी, हाँ नंबर फोर्थ, टी कृष्णा माचारी। और इसके आगे ब्रैकेट्स बना के लिखो, ब्रैकेट्स में आफ्टर डेथ ऑफ डीपी खेतान, आफ्टर डेथ ऑफ डीपी खेतान। ये मेंबर थे, तो डीपी खेतान मर गया तभी तो ये आया, अगर वो मरता नहीं तो ये कहां से आता? क्लियर है? तो प्रारूप समिति के किस सदस्य की मौत कार्यकाल के दौरान हो गई? डीपी खेतान। तो डीपी खेतान की अचानक मृत्यु के बाद प्रारूप समिति में किसे जोड़ा गया? कृष्णामाचारी को। ठीक है, नंबर फिफ्थ पे लिखो एन माधव राव, एन माधव राव, और यहां भी ब्रैकेट्स बना के लिखो एन माधव राव। यहां पे लिखो आफ्टर रिजाइन बी एल मित्तर, बी बॉल है ना, बी एल मित्तर, MITTAR मित्तर, बी एल मित्तर के अचानक त्यागपत्र के बाद। तो प्रारूप समिति के किस सदस्य ने अपनी मर्जी से त्यागपत्र दे दिया? तो बीएल मित्तर। तो बीएल मित्तर के बाद प्रारूप समिति में किसे ऐड किया गया? एन माधव राव को। कितने हो गए? 5, बचे कितने? 2। तो 2 को ऐसे याद कर लो, गोपाला स्वामी और कृष्णा स्वामी। गोपाला स्वामी अय्यर, मतलब गोपाला स्वामी आयंगर और कृष्णा स्वामी अय्यर। नंबर नेक्स्ट लिखो 6, गोपाला स्वामी, गोपाल है ना, गोलमाल, गोपाला स्वामी, ठीक है, गोपाला स्वामी आयंगर, हाँ मतलब पूरा नाम यही है, हाँ गोपाला स्वामी आयंगर, AYANGAR आयंगर। और नेक्स्ट लिखो कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर। अब पढ़ो सातों को एक साथ कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7। कौन कौन थे? डॉक्टर BR अंबेडकर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, टी कृष्णा माचारी, ठीक है, टी कृष्णा माचारी। तो ये टी कृष्णा माचारी किसकी जगह पर आए थे? ये याद रखना है, डीपी खेतान। मतलब मेंबर कौन था? डीपी खेतान। लेकिन डीपी खेतान अचानक क्या हो गया? मर गया। तो उसकी जगह कौन आ गए? कृष्णा माचारी। फिर BL मित्तर भाग गया, BL मित्तर क्या हो गया? भाग गया। तो फिर BL मित्तर की जगह मित्तर से याद कर लो माधव राव, ठीक है, गोपाला स्वामी और कृष्णा स्वामी। यानी कौन सा सदस्य प्रारूप समिति में नहीं है? तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलो क्वेश्चन, ये भी CDS का ही क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, है ना। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ठीक है, तो संविधान सभा का कौन सा सदस्य नहीं था? मतलब ये क्या पूछ रहा है? वाज नॉट, ये नहीं था मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, यानी संविधान सभा का सदस्य नहीं था। ठीक है, तो संविधान सभा के टोटल सदस्य कितने थे? 389। संविधान सभा के टोटल सदस्य कितने? 389।
389 में इलेक्टेड मेंबर्स कितने थे? 296। नॉमिनेट मेंबर कितने थे? 93। ये याद आ रहा है कुछ? इसमें ये 296 में भी हमने बात की है कि 208 किससे थे? कांग्रेस, ठीक है, 73 मुस्लिम लीग और 15 अन्य एक्स्ट्रा। तो टोटल हमारे पास कैंडिडेट 296 तो क्या है? इलेक्टेड है। इस 296 में भी हमने बात की कि 292 तो कहां से थे? ब्रिटिश प्रांतों से, और 4 कहां से थे? चीफ कमिश्नरी। चीफ कमिश्नरी कौन कौन से थे? ए बी सी डी। ए का मतलब अजमेर मेरवाड़ा, बी का मतलब बलूचिस्तान, सी का मतलब कुर्ग और डी का मतलब दिल्ली, ठीक है। तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389। निर्वाचित कितने थे? 296। मनोनीत कितने थे? 93। 296 में कांग्रेस के कितने थे? 208। मुस्लिम लीग के कितने थे? 73। क्लियर है सबके? तो मतलब ये मनोनीत जो है, मनोनीत का मतलब नॉमिनेट है, और ये 96 जो है ये क्या है? इलेक्टेड है, ठीक है। तो इलेक्शन कहां कहां से? यहां से आए, ठीक है। आगे बढ़ो, ये सबके क्लियर है? तो मतलब कौन नहीं था, है ना। तो अब वापस आओ, देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल तो मतलब था, आचार्य जेपी कृष्ण, तो अपने आप ही यहां पे लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ठीक है। या लोक प्रकाश, यहां पे लिखा हुआ लोकनायक, तो लोकनायक किसे कहते हैं? जयप्रकाश नारायण। जननायक किसे कहते हैं? कर्पूरी चंद ठाकुर को। जननायक कौन है? कर्पूरी चंद ठाकुर। और लोकनायक कौन है? जयप्रकाश नारायण, ठीक है। लोक नायक और जन नायक अलग अलग शब्द है। आगे बढ़ो, ठीक है। यहां तक के मुंशी कहां से थे? कांग्रेस से। आचार्य वल्लभ भाई पटेल हमने पढ़ाई है कि वल्लभ भाई पटेल जो है यानी भारतीय संविधान को जो मीन्स एकीकरण कर रहे थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने भारत में पहली बार सिविल सर्विसेज के लिए एक रिपोर्ट पेश की थी। तो भारत में जो सिविल सर्विसेज स्टार्ट हुई है उसके पीछे भी जो योगदान था वो किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? आयरन मैन। जबकि आयरन लेडी किसे बोला है हमने? इंदिरा गांधी को, इंडियन रेफरेंस में, ठीक है। तो इंदिरा गांधी को इंडियन आयरन लेडी क्यों कहा था? क्योंकि उनकी समय 39 टाइम्स क्या लगी थी? इमरजेंसी, और 2 टाइम्स कौन सी लगी है? नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी का अब तक यूज कितनी बार हुआ है? 3 बार। कब कब? 1962, 71 और 75। बढ़े आगे। नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, इज आर द फीचर्स ऑफ फेडरल स्टेट। तो संघीय जो व्यवस्था है, ठीक है, संघीय, फेडरल, फेडरल का मतलब क्या हो गया? संघीय। जो इंडिया है वो क्या है? राज्यों का संघ है, यूनियन एंड स्टेट्स है। तो सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर डिवाइडेशन है, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का विभाजन है, वही क्या है? फेडरल है, ठीक है। तो फेडरल जो है ये हमने कहां से लिया है? कनाडा से। फेडरल शब्द कहां से? कनाडा से। जबकि जो हमारा आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फेडरल शब्द हमने यूज नहीं किया है। फेडरल की जगह हमने इंडिया को कहा है यूनियन स्टेट्स ऑफ इंडिया, संघ राज्य। क्या कहा है? संघ राज्य। और इसको हिंदी में फेडरल को क्या बोलते हैं? संघीय। क्या बोलते हैं? लेकिन वर्तमान भारत कैसा है? राज्यों का संघ है। कैसा है? राज्यों का संघ है, ठीक है। तो फेडरल की यहां पे कौन सी विशेषता नहीं है, इस पे अगर हम बात करें, ठीक है। तो इसमें पहला पढ़ो, केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों के रूप में निर्धारित की गई है। तो केंद्र, अभी मैंने कहा ही था, तो मैं सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिवाइडेशन है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लो कि 1 लाख करोड़ रुपए का बजट बनाया, तो उस 1 लाख करोड़ में से ही तो स्टेट्स के पास जाएंगे। तो इसका मतलब पहला इसका घटक क्या हो गया? सही हो गया। दूसरे पे चलो, ठीक है। तो दूसरा अपने आप ही दिख रहा है तो मैं कि इसका एक अलिखित संविधान है, जबकि हम कैसा होता है? लिखित। ये हमने साफ शब्दों में लिखा है कि इंडिया जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बिगेस्ट या लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड एंड अदर, ठीक है। अदर देन में हमने बात की कौन कौन से? साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में भारत के अलावा अगर हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बड़े लिखित संविधान है। कैसे संविधान है? लिखित। तो यहां दूसरा क्या हो गया? गलत हो गया। तो मींस क्या हो गया कि इसमें केवल ए स्टेटमेंट जो है वो क्या है? सही है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट है 5th, है ना, ये भी सीडीएस है, ओरिजिनल पेपरों के क्वेश्चन है ये, तो इसने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं, ये ध्यान रखना। बस अगर हम समझ रहे हैं तो डेफिनेटली आंसर कर पाएंगे।
ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे ये बताओ। कैन हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर? ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत में पहले क्या थे? प्रधानमंत्री। एंड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है? पंडित जवाहरलाल। गुलजारीलाल नंदा भारत में योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष से लिखा है कि फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन वाज गुलजारीलाल नंदा, और गुलजारीलाल नंदा वाज फर्स्ट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द डेथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अचानक मृत्यु के बाद दोनों ही टाइम जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बना है वो कौन बना है? गुलजारीलाल। और गुलजारीलाल नंदा था किस पोस्ट पर? डिप्टी। ठीक है, किसका? प्लानिंग कमीशन का। तो डिप्टी चेयरमैन पहला जो था वो कौन था? गुलजारीलाल नंदा। तो मतलब दो तो ऑप्शन अलग ही करो ना भाई, ये हमने लाइन लिखी थी, याद आ रही हो तो इसका मतलब ये दो तो आंसर हो ही नहीं सकते। तीसरे में क्या है? लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री की मौत कार्यकाल के दौरान हो गई थी, और लाल बहादुर शास्त्री जो है भारत के तीसरे क्या बने थे? प्राइम मिनिस्टर। और लाल बहादुर शास्त्री की डेथ जो है कहां पे हुई है? उज्बेकिस्तान में। और उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है वो क्या है? ताशकंद में। और कब हुई है? 1966 में। ठीक है, भारत पाकिस्तान जो वॉर था उसके बाद वो कहां पे गए थे? ताशकंद में। तो अपने आप ही आंसर क्या हो गया? जॉन मथाई। हाँ, इसका सही राइट आंसर है जॉन मथाई। क्लियर है? आ गया समझ में? नेक्स्ट, क्वेश्चन सही सेट नहीं है यार। लास्ट क्वेश्चन में ये था कि भारत का फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन बना था? क्या था उसमें? फॉरेन था क्या? हाँ, तो फॉरेन मिनिस्टर जो है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे फर्स्ट, जिन्होंने 1951 में एक पॉलिसी बनाई थी। ठीक है, मतलब जो भारत की कौन सी थी? NAM। फॉरेन मिनिस्टर जो था, फॉरेन मिनिस्टर, तो फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर जो है वो कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर की अगर बात करें, वित्त मंत्री, वो कौन था? जॉन मथाई। ठीक है, हाँ। तो उसको क्वेश्चन क्या था? विदेश मंत्री पूछा था क्या? हाँ, तो विदेश मंत्री जो है फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, तो फॉरेन, आ जाओ बैक में। क्वेश्चन क्या था? स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री, है ना? तो विदेश मंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और अगर वित्त मंत्री की पूछे तो कौन है? जॉन मथाई। ठीक है, हाँ, वित्त फाइनेंस, हाँ, रेलवे भी है। गुलजारीलाल नंदा जो है ये भारत में पहले क्या थे? उपाध्यक्ष। किसके? उपाध्यक्ष थे योजना आयोग के। योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। हाँ बिल्कुल, इन्होंने अपना डिपार्टमेंट अपने पास ही रखा, जरूरी नहीं है भाई। आज भी हम देखें जैसे कि भजनलाल और दिया कुमारी, मोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट केवल दो के पास ही। ठीक है, तो नंबर 6 जो आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से पढ़ो कि विच वन अमंग द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अधीन नागरिकों का मूल कर्तव्य, मींस मोरल ड्यूटी की बात कर रहा है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो है, विच अमंग द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, तो किस पे बात कर रहा है? फंडामेंटल ड्यूटी। तो ये तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है। तो इसमें आओ कि पड़ोसी देशों को मैत्रीपूर्ण सहयोग, तो ये हमारी विदेश नीति है। ये कौन सी है? फॉरेन पॉलिसी है। लेकिन वो पूछ क्या रहा है? फंडामेंटल ड्यूटीज। क्लियर है? तो इसका मतलब ए आंसर नहीं होगा भाई। ए आंसर नहीं है ना, क्योंकि ए में क्या कह रहा है? टू प्रोवाइड द फ्रेंडली। तो फ्रेंडली जो बिहेवियर है किसका? इंडियन गवर्नमेंट का। ठीक है, अदर कंट्रीज के साथ। तो ये तो हमारी कौन सी है? फॉरेन पॉलिसी है। क्लियर है? नंबर 2 पे आओ। नंबर 2 है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना, है ना? तो 2, ठीक है, डिपेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस, ये तो सी है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट। ठीक है, ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे, जैसे कि हम बात कर रहे हैं ये कौन कौन, जंतर मंतर, है ना? तो ये हमारा आर्टिकल कौन सा है? 49। ठीक है, ये सेकंड जो है ये है हमारे आर्टिकल किसमें? 49 में। किसमें? फंडामेंटल ड्यूटीज में।
तो फंडामेंटल ड्यूटीज अगर आप मूल कर्तव्य पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी। ठीक है, नंबर नेक्स्ट चलो। 7 क्वेश्चन तो सभी कट रहे हैं। चलो जल्दी से देखो, हाँ क्या होगा आंसर, आर्टिकल। हाँ तो मेन जो अगर आप निकाल के देखोगे भाई, आर्टिकल 49 नीति निदेशकों को पढ़ोगे 49 में, तो 49 में मतलब कल्चरल है एक तो में सांस्कृतिक गतिविधियां, और दूसरे जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मारक, उनको संरक्षण प्रदान करना। ठीक है, तो ये आर्टिकल 49 जो आ रहा है हमारा, ये किस में आ रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। लेकिन अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज भी पढ़ेंगे तो वहां भी ये शब्द यूज है। ठीक है, यानी जो स्मारक वगैरह है उनको मतलब बनाए रखना। हमारे भाई देश में जो शहीद हुए हैं या फिर जो भारतीय संविधान से संबंधित हैं, उनको हमें क्या करना है, संरक्षण दे रहा है, उनके प्रति आदर भाव बनाए रखना है। चलो इसमें आओ कि भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का प्रावधान, या डोमिनियन स्टेट्स का प्रावधान जो पहली बार किया गया था, ठीक है, बोलो इसका आंसर क्या होगा। चलो तो देखो, ये हमने अब पढ़े थे, एक बार रिवाइज कर लो। ये जो था ये कौन सा था, मार्ले मिंटो, है ना, ये कौन सा था, 1909। मीन्स जो 1909 एक्ट था उसका नाम क्या था, मार्ले मिंटो। ठीक है, हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिफॉर्म एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग हमने पहली बार क्या किया था, रिजर्वेशन सिस्टम एक्टिवेट किया था, जिसमें मुस्लिम्स को पहली बार कितना दिया गया, 5%। और इसके बाद सिख, ईसाई और दलितों को आरक्षण का क्या किया था, प्रोविजन। तो इससे भारत में क्या बनी, जाति, क्षेत्र, भाषा आरक्षण, यानी कम्युनियल। ठीक है, तो मीन्स हमारे यहाँ पे केवल क्या हुआ था, डिवाइडेशन। तो रिजर्वेशन जो भारत में स्टार्ट हुआ है वो कब से हुआ है, 1909 से। ये हम कई बार बात कर चुके हैं। ठीक है, 1919 जो था ये क्या कौन सा था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के अकॉर्डिंग भारत में क्या चला था, द्वैध शासन, जो एक्टिवेट हुआ था कहां पे, प्रांतों में। यानी प्रांतों में किसकी शुरुआत हुई, द्वैध शासन की। इसके अलावा हमने बात किया, एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था ली कमीशन। क्या नाम था, और ली कमीशन की रिपोर्ट पर क्या बना था, पीएससी। पीएससी मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी लोक सेवा आयोग। ठीक है ना, तो हमें ये जो क्वेश्चन मैच कर रहा है वो इन दोनों में कहीं नहीं दिखाई दिया, इसका मतलब दो तो है ही नहीं है, हटाओ। तो अब बचे तुम्हारे पास ऑप्शन 2, कौन कौन से, साइमन कमीशन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अगर हम चले तो महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया, ये याद आ रहा हो तो महात्मा गांधी कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, सेकंड में, जिसे हम क्या बोलते हैं, गांधी इरविन वार्ता। तो अपने आप ही जो आंसर बच रहा है वो क्या बच रहा है, साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन को भी यदि हम पढ़ें तो साइमन कमीशन के विरोध में ही लाला लाजपत राय की मौत हुई थी, कहां पे, लाहौर में। हाँ, डंडे से, है ना, लाठियों से। तो लाला लाजपत राय की मौत कहां पे हुई थी, लाहौर में। और लाला लाजपत राय की मौत का बदला किसने लिया था, भगत सिंह ने, सैंडर्स को गोली मारकर। ठीक है, तो साइमन कमीशन जिसे किस नाम से जाना जाता है, व्हाइट कमीशन, है ना, 1927। साइमन कमीशन कौन सा है, व्हाइट कमीशन। गांधी इरविन समझौता जो है ये हम सेकंड को बोलते हैं, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, 1931, 1931। ठीक है, तो भारत में डोमिनियन स्टेट्स का जो पहली बार ड्राफ्ट बनाया गया था वो किसमें बनाया था, साइमन कमीशन में। डोमिनियन स्टेट्स जैसे हम देख रहे हैं कि जिसे हिंदी में बोलते हैं स्वायत्ता। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं हम, स्वायत्ता, ऑटोनोमस। भाई जैसे जनरली हम बात कर रहे हैं, जैसे तुम यूनिवर्सिटीज हैं आजकल, जैसे हमारे लेटेस्ट में रिसेंट में तुम यहाँ पे पढ़ोगे, मानसरोवर में जाओगे तो जैसे परिष्कार है, उसके आगे लिख रहा है देखो ऑटोनोमस। ठीक है, या जैसे अपेक्स है ना,
होर्डिंग लगा हुआ है रिद्धि सिद्धि पर ही बड़ा सा। तो मीन्स इसे हम पहले डोमिनियन, जो भारत का जो स्टेट्स होगा वो कैसा होगा, डोमिनियन, यानी अंडर में तो वो किसके रहेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट में, लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर जो है उसको दिए जाएंगे। तो कंडीशन बनाई जाएंगी कि भाई यहां यहां ये स्टेट्स अपने पावर का यूज कर सकता है। ठीक है, तो पहली बार इसका प्रपोजल रखा गया था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का उद्देश्य जो था वो पहली बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय डोमिनियन स्टेट्स का ड्राफ्ट बनाना था, लेकिन उसमें एक भी कौन नहीं था, भारतीय। और इसीलिए उसका पूरे भारत में क्या हुआ, विरोध हुआ कि हमारा जो ड्राफ्ट है वो कौन बना रहे हैं, अंग्रेज, तो वो हमारे बारे में जानते ही क्या है। ठीक है, तो इसलिए ही साइमन कमीशन का क्या हुआ था, विरोध हुआ। देखरेख के लिए नहीं आए थे, ड्राफ्ट बनाने के लिए आए थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके पास, बहुत आसान क्वेश्चन है कि भारत का संविधान गणतांत्रिक है। ठीक है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिपब्लिक। ठीक है, बिकॉज तो भारतीय संविधान को गणतांत्रिक का, ये हमने शब्द यूज भी किया था कि इंडिया इज ए पार्लियामेंट्री। पार्लियामेंट्री मींस क्या हुआ, संसदीय, क्योंकि एग्जीक्यूटिव बोर्ड इज डिवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। यहां काम करने वाले कितने होते हैं, दो, यानी हर जगह काम करने वाले कितने, दो। इसका एक एग्जाम्पल भी तुम्हें कई बार दिया हुआ है, जैसे कि भाई तुम्हें स्कूटी चाहिए, अपने पापा से कहोगे, पापा मम्मी से कहेंगे। ठीक है, तो हमारा भारत जो है वो कैसा है, पार्लियामेंट्री है, कि हर जगह शक्तियां जो है बटी हुई हैं और उनमें कम से कम पावर किसके पास है, दो के पास। लेकिन यहां पे जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, रिपब्लिक, रिपब्लिक। ठीक है, तो हम इसे हिंदी में अगर बात करें तो क्या बोल रहे हैं, गणतांत्रिक। ठीक है, तो इसका जो नाम है वो क्या है, गणतांत्रिक व्यवस्था। तो भारत को गणतांत्रिक क्यों कह रहे हैं, तो इसका जो सीधा सा आंसर है, क्यों गण, गण का मतलब क्या होता है, लोग, गण का मतलब क्या होता है, लोग, और तंत्र का मतलब क्या होता है, शासन। ठीक है, तो बाय द पीपल, फॉर द पीपल, एंड द पीपल, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, गण राज्य। अब ऑप्शन पे आओ, अगर इतना सा भी याद आ गया तो आंसर आ जाएगा कि एक निर्वाचित संसद का प्रावधान करता है। तो संसद में हमने अभी बात की कि दो होते हैं। ठीक है, हर जगह संसद में भी हमने बात की, एक राज्यसभा और एक क्या है, लोकसभा। तो सभी के सभी निर्वाचित नहीं है, तो ये बिल्कुल भी क्वेश्चन से मैच नहीं हो रहा। इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं हो सकता। प्रौढ़ मताधिकार का प्रावधान है ना, प्रौढ़ मतलब प्रोविजन फॉर द एडल्ट है ना, प्रौढ़ मताधिकार का प्रावधान है, लेकिन ये क्वेश्चन से तो इसका संबंध है ही नहीं है। ठीक है, यह मताधिकार तो प्रौढ़ ही है, क्योंकि 18 के बाद दे रहा है ना वो मत, बात तो सही है, लेकिन ये क्वेश्चन से मैच नहीं हो रहा, कि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है रिपब्लिक, गणतंत्रात्मक अधिकारों का एक बिल शामिल है, तो ये नहीं है, तो अपने आप ही आंसर क्या हो गया, क्या है आंसर, डी पढ़ो, डी क्या है, वंश, मतलब जैसे कि वंश के बाद, जैसे पहले राजा था अकबर, तो अकबर का बेटा कौन हुआ, सलीम, सलीम का बेटा कौन हुआ, वो गद्दी पर बैठ रहे थे ना, वंशानुगत, बैठ रहे या नहीं बैठ रहे, कौन, नरेंद्र मोदी का बेटा कौन है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल थोड़ी है भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल थोड़ी है। हाँ, तो मीन्स हमारे यहां पे कोई भी वंशानुगत नहीं है। अगर मैं ऑप्शन थोड़ा सा चेंज कर दूं और पहले ऑप्शन में मैं ऐसे कह देता कि यहां राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, इंडियन प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, तो आंसर ये भी हो सकता था। जबकि ब्रिटेन में कौन होती है, क्वीन, ये लिखाया है मैंने तुम्हें पहली लाइन में कि भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ब्रिटिश महारानी के समान होती है, लिखाया नहीं लिखाया। तो अंतर क्या है कि ब्रिटिश महारानी तो क्या है, वंशों पर आधारित है, यानी उसकी बेटी की बेटी की बेटी की बेटी, ऐसे सीढ़ी दर सीढ़ी चल रही है। लेकिन भारत में राष्ट्रपति हर 5 साल में क्या हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है। यही भारत में और ब्रिटेन में क्या है, अंतर है। तो ब्रिटिश और इंडियन को अगर हम पढ़ें तो उन दोनों की पार्लियामेंट्री जो फॉर्म है उसमें मेजर डिफरेंस जो है वो यही है कि वहां जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, पहला नॉन रिटर्न, और इंडिया का कैसा है, रिटर्न। पहला अंतर क्लियर है भाई। ब्रिटेन और भारत में अंतर क्या है, तो ब्रिटेन और भारत में अंतर क्या है कि ब्रिटिश संविधान कैसा है, एलिगेट है, मतलब नॉन रिटर्न है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिटर्न है। पहला अंतर क्लियर। दूसरा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हेड जो होता है
वहां पे कौन होती है? क्वीन। और इंडिया में कौन होता है? प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट क्या होता है? इलेक्टेड। और ब्रिटिश क्वीन क्या होती है? नॉमिनेट, वंशानुगत वो बनती आ रही है। बोलो और। एको, ठीक है, क्योंकि ये शब्द ही हमने किसके लिए यूज किया है? प्रेसिडेंट के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के लिए तो किया है। नहीं नहीं, फिर वो ऑप्शन ऐसे सेट करेगा कि केवल एक सही है, एक और चार सही है, एक दो तीन सही है ना? क्योंकि पेपर आप यूपीएससी का दोगे, किसका दोगे? ये बात ध्यान रखना, वहां पे इस तरह के एरर्स नहीं आते हैं। हाँ, ये हमारा राइट्स है, फंडामेंटल्स, यानी वोट देना, ठीक है। लेकिन यहां पे आपके सामने जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि यहां राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत। राष्ट्रपति क्या होता है? निर्वाचित, वंशानुगत नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलो अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, फिर भी कट गया ना। हाँ, तो देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि भारत में संविधान द्वारा गारंटीकृत शिक्षा के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द, ठीक है, रिगार्डिंग द गारंटीड राइट्स में बात कर रहे हैं, तो केवल इस शब्द को पढ़ लो, जो गारंटी करते हैं। कैसे हैं? गारंटीकृत। कौन सा अधिकार? एजुकेशन, ठीक है। तो मीन्स भारतीय संविधान में अगर हम बात करें, ये दो शब्द है जो बाद में जोड़े गए, और ये मैंने तुम्हें लिखाया था जब प्राइम मिनिस्टर पढ़ाया था। तो प्राइम मिनिस्टर में मनमोहन सिंह जो थे, कौन थे? सरदार मनमोहन। और उन्होंने भारत में कौन सा अधिकार लागू किया? राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसे हम बोलते हैं RTE। क्लियर है ना बात? तो RTE जो है वो कौन सा है? 2009, ठीक है। किसने जोड़ा है? सरदार मनमोहन ने, जो 1 अप्रैल 2010 से पूरी इंडिया में क्या हो गया था? लागू। ये याद आ गया। इससे पहले और थोड़ा सा चलो, इससे पहले हम चले तो अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी ने बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, यानी 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में एक मॉरल ड्यूटी जोड़ी 11 नंबर पर किए में, और जिसको दिया गया 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं वो भारत में क्या रहेंगे? फ्री रहेंगे, ठीक है। ये दोनों अलग अलग हैं कि एक तो है फंडामेंटल ड्यूटीज, तो फंडामेंटल ड्यूटीज में शिक्षा का अधिकार तो दिया है किसने? अटल बिहारी वाजपेयी ने। और फंडामेंटल राइट्स में जो दिया है, ये दिया है सरदार मनमोहन ने। कब? 2009 में। और अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में, ठीक है। अब आओ बैक कि भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत शिक्षा का अधिकार है ना, राइट टू एजुकेशन जो एक्ट था, उसमें ये पूछ रहा है सही कथन है। पहले ऑप्शन पे आओ, ठीक है, कि यह अधिकार बाल और वयस्क, ठीक है, तो ये गलत मिल रहा है क्योंकि ये केवल किसको दिया गया है? बाल। यहां पे क्या लिख रहा है? इसका मतलब गलत हो गया, ठीक है, पूरा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरे ऑप्शन पे आओ कि यह अधिकार 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग को कवर करने वाला एक बाल अधिकार और वर्ष 2015 से चालू हो जाए। तो यहां पे क्या लिख रहा है? वर्ष 2015, जबकि लागू कब से हुआ था? 2010 से। लागू कब से हुआ है? 2010 से। तो इसका मतलब गलत हो गया भाई। यहां पे ये जो एक्ट था ये तो कौन सा है? 2009 है, लेकिन ये लागू इनफोर्स जो है वो है 2010 में। इसका मतलब बी ऑप्शन इसका क्या हो गया? गलत। सी में आओ, यह अधिकार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है जो विश्व का पहला कल्याण, तो यानी ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, तो ये तो बाद में जोड़ा गया है ना। इसका मतलब ये भी तो अपने आप ही आंसर इसका क्या सही हो गया? फोर्थ। एंड दिस राइट हैज बीन गिवन टू ऑल इंडियन चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, ठीक है। तो ये 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को दिया गया है। किस अमेंडमेंट के द्वारा? 86। और ये कब है? तो मींस इसका आंसर है 2002। ये है अटल बिहारी वाजपेयी के समय, ठीक है। और इसे कंपलसरी एक्ट के रूप में जो बनाया है, ये बनाया सरदार मनमोहन ने। ये बात क्लियर है? इसे लाइन को ऐसे समझो कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जोड़ा, ठीक। कौन सा जोड़ा?
निशुल्क शिक्षा का अधिकार, फ्री एजुकेशन राइट्स बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2002 बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है बात। फिर इसके बाद आए कौन, सरदार मनमोहन, और सरदार मनमोहन ने इन्हें कंपलसरी किस में जोड़ दिया, फंडामेंटल राइट्स में, आर्टिकल 21A में। किस में जोड़ा, आर्टिकल 21A में, अनुच्छेद 21A में है। इसे बोलते हैं फ्री एजुकेशन, निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, क्लियर है सबके? अरे कुछ आ भी रहा है क्या भाई? क्लास से कहीं ज्यादा एनर्जी है, ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 86 तो आर्टिकल 21A। हाँ, चलो अगले क्वेश्चन पे आओ कि मान लीजिए संसद द्वारा समाचार पत्र जो है, ठीक है, कि मान लीजिए संसद द्वारा समाचार, इसे ध्यान से पढ़ो भाई, है ना, कि मान लीजिए संसद द्वारा समाचार पत्रों पर कतिपय प्रतिबंध लगाने वाला विधान पारित किया गया है। इनमें पेज सीलिंग, कीमत, विज्ञापन शामिल थे। यह कानून भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची जो है कौन सी है, 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में हमने एक शॉर्ट शब्द लिखा था, लैंड रिफॉर्म। क्या लिखा था, लैंड रिफॉर्म। ठीक है, तो मतलब इसमें एक्ट है कि जैसे मान लो कोई भी मैगजीन है या कोई भी, आप कुछ भी किसी भी रूप में बिजनेस करना चाह रहे हो, ठीक है, तो उसके जो एडवर्टाइजमेंट जो राइट्स हैं वो किसके पास है, हमारे पास है। उन्हें हम ऑथराइज कराते हैं किससे, गवर्नमेंट से। ठीक है, तो आगे वो मैच कर रहा है कि इनमें से क्या, यानी कौन सा सही है। ठीक है, यानी भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में क्या है, ये पूछ रहा है। ये टिपिकल क्वेश्चन है, एक बार तुम ध्यान से इसे पढ़ो और कोशिश करो को समझ में आ रहा है क्या, बोलो। हाँ, कॉपीराइट एक्ट। देखो आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19A जो है वो आपको भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। किसकी देता है, भाषा एवं अभिव्यक्ति, यानी केवल लैंग्वेज और उसके प्रेजेंटेशन की। आप अपने माध्यम से उन्हें लिख सकते हो, छाप सकते हो। ठीक है, लेकिन मेरे ही मैटर को हुबहू छापोगे तो गलत है ना भाई। आप आराम से यहाँ पे प्रिंटिंग मीडिया में ये नोट्स तुम्हें अच्छे लग रहे हैं, पब्लिश करो ना, कौन मना कर रहा है। लेकिन यदि किसी बुक को हुबहू ऐसे कैसे लिख रहे हो बाहर मार्केट के लिए, तो तुम पर राइट। तो यहां पे वही है, तुम इस चीज को समझना, ये अलग से 9वीं अनुसूची है। यानी मान लीजिए संसद एक ऐसा कानून बना रही है, यानी संसद एक कानून बना रही है कि समाचार पत्र वगैरह लगाने वाला एक बिल पास कर दिया हमने। ठीक है, कि भाई तुम एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो भी कुछ भी कर रहे हो वो किससे पूछोगे, गवर्नमेंट से। ठीक है, ये 9वीं अनुसूची में हमने शामिल कर दिया। तो इनमें से कौन सा सही है, मतलब 9वीं अनुसूची आखिर बोल क्या रही है, ये पहचान करनी है। ठीक है, तो ऑप्शन पे आओ। तो यहां पे अगर तुम ऑप्शन पढ़ोगे, कानून अमान्य है क्योंकि ये प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। तो प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन ये कहां कर रहा है, यानी प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, तो यहां पे हम देखें कि जो फ्रीडम है, यानी फ्रीडम किसकी है, प्रेस की, यानी प्रेस की स्वतंत्रता। तो प्रेस की स्वतंत्रता केवल ये कह रही है कि हम कोई भी गतिविधि जो कर रहे हैं, मतलब कोई भी एक्टिविटीज, उन्हें हुबहू नहीं कर सकते, केवल प्रेजेंटेशन के लिए हम वहां पे इसे यूज कर सकते हैं। दूसरे ऑप्शन पे आओ कि यह कानून अनुच्छेद 31 के आधार पर वैध है। 31B जो है, इसमें भी ये भूमि वगैरह है, जो अभी तुम पढ़ भी रहे होंगे, कौन सा, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर आर्टिकल जो था वो कौन सा था, 317, और प्लस एक आर्टिकल पढ़ा था हमने, कौन सा, 31B। ठीक है, और इसका कानून अमान्य है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत अनुचित प्रतिबंध लगाना है। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी। किसको भाई, 31 ये कहता है जैसे स्पेसिफिक जो स्टेट से हमने बनाए गए, जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो जमीन है वो है ST/SC की। किसकी है, ST/SC की। मान लो कि मैं एक जनरल कैंडिडेट हूं, तो क्या मैं वहां पे जमीन परचेज कर लूंगा,
कि वहां पे तो पहले ही प्रतिबंध लगा हुआ है ना। तो मीन्स ये यही कह रहा है कि जो लैंड रिफॉर्म है कि ये कानून अमान्य है, क्यों? क्योंकि ये संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मतलब गलत प्रतिबंध लगा रहा है। ठीक है, तो ये गलत प्रतिबंध कहां किसके तहत लगा रहा है? तो मीन्स हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 19 सेकंड। अब 19 सेकंड में क्या है? तो 19 फर्स्ट जो है इसमें भाषा एवं अभिव्यक्ति, और 19 सेकंड जो है इसमें कम्युनिटी यानी सम्मेलन वगैरह। ठीक है, तो ये एक तरीके से उस चीज को क्या कर रहा है? प्रतिबंधित कर रहा है कि हम जो विज्ञापन निकाल रहे हैं, जैसे कि हम पेपर वगैरह में पढ़ रहे हैं कि अग्रवाल विवाह सम्मेलन पढ़ रहे हैं ना, या कोई मान लो कि कोई भी एक वो सेमिनार चलती है हमारे यहाँ पे, तो ये उस चीज को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है, इसलिए कानून यहाँ पे ये लागू नहीं होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी किसका है? सीडीएस का है। किसको? भाई आपको यहां पे लिखना हो तो आप ये लिखोगे कि 19 फर्स्ट जो है इसमें है 31B जो है, 31B को यदि आप पढ़ोगे इंग्लिश में तो 31B जो है ये द लेजिस्लेशन या लेजिस्लेटिव इज वैलिड बाय द वर्चुअल ऑफ आर्टिकल 31B। ठीक है, यानी स्पेसिफिक स्टेट्स यानी स्पेसिफिक स्टेट कंट्रोल्ड बाय द अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले से ही यानी भारतीय संविधान की नवी सूची में 1951 में यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय ये प्रतिबंध लगाया था कि कहां कहां कौन कौन सी चीज लागू होंगी, कहां कहां कौन कौन सी चीज लागू नहीं हो सकते। ठीक है, कोई बात नहीं, इन शब्दों को आप ध्यान से एक बार घर बैठकर पढ़ना क्योंकि टिपिकल क्वेश्चन है। किसमें? हाँ, मतलब स्पेसिफिक को अलग अलग डिवाइड किया है भाई। ये जो है जैसे कि मणिपुर है, मिजोरम है, मेघालय। डेलीगेशन का मतलब प्रतिबंधी होता है। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आओ 11 पर। इसे देखो, ये तो बहुत आसान है। चलो आंसर क्या होगा? यानी विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी निम्नलिखित में से किसी भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है। आराम से पढ़ो। वो मुझे नहीं पता, बताओ आंसर क्या होगा? अब देखो ये भी हो तुम्हारे वही जो अभी पूछ रहे हैं 31B, वही मैच हो रहा है यहां भी। हाँ, इसका आंसर है सी। यानी पूरे देश में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता है, मतलब हम घूमने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, हथियारों के बिना शांतिपूर्ण तरीके से हम कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं, यानी इन दो में तो कहीं कोई डाउट है ही नहीं है। ठीक है, तीसरी अभाव देश में कहीं भी संपत्ति अब जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था हम जम्मू कश्मीर में जमीन परचेज कर सकते थे क्या? लेकिन आज कर सकते हैं ना। तो अभी मैंने कहा डूंगरपुर बांसवाड़ा में क्या जमीन बेची जा सकती है, रजिस्ट्री हो जाएगी। ठीक है, तो मीन्स इसका आंसर जो होगा कि देश में कहीं भी संपत्ति का स्वामित्व अधिकार और निपटान करने की स्वतंत्रता, किसी के व्यापार या पेशे का अभ्यास करने की हमें कंप्लीटली क्या है? स्वतंत्रता है। भाई आप जर्नल हो, एसटी हो, एससी हो, आप किसी भी तरह का कोई भी व्यापार कहीं भी स्थापित कर सकते हो। क्लियर है? ये आ गया समझ में? ठीक है, तो वापस समझ लो कि भारतीय संविधान फंडामेंटल राइट्स को यदि हम पढ़ते हैं, मूल अधिकार, और मूल अधिकारों को यदि हम पढ़ें कि भारतीय संविधान का सेक्शन 3 जो है और आर्टिकल 12 टू कहां पे? 35 में, यदि हम उन्हें पढ़ते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम पूरे देश में कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूमने, यहां तक कि विदेश में भी जा सकते हैं। तो विदेश यात्रा हमारा एक फंडामेंटल राइट्स है, बशर्ते कि जेब में पैसा हो। ठीक है, तो घूमने के लिए तुम कहीं भी जा सकते हो ना। तो विदेश यात्रा हमारा कौन सा अधिकार है? फंडामेंटल। उसी तरह हम पूरे कंट्री में भी कहीं भी घूम सकते हैं, बिना हथियार हम कितने ही लोग क्या कर सकते हैं? इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन देश में कहीं भी संपत्ति का स्वामित्व, मतलब ये हमें कंप्लीटली स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, अगर हम 19(6) पढ़ेंगे, 19(6) उसमें साफ लिख रहा है कि आप किसी भी प्रकार का रोजगार स्थापित कर सकते हो, और 19(4) जो है उसमें लिख रहा है कि हम कहीं भी घूमने जा सकते हैं।
फंडामेंटल्स में। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट आओ, अगला क्वेश्चन है 12। किसमें? 19(4) में, 19 के 4 में, आर्टिकल 19, ठीक है, और उसके 4th में। हाँ चलो इस पे आओ, क्वेश्चन 12 पर। द पर्पज ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज टू, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है। बोलो जल्दी भाई, 12 में क्या है? चार में से एक करना है। चलो कोई नहीं, तो इसका आंसर तो वैसे यही है, लेकिन अब आप ऑप्शनों को समझो ध्यान से कि अगर हम थोड़ा सा अंतर निकालें, देखो आंसर यही आ रहा है, सकारात्मक। अगर फंडामेंटल आपने पढ़े हैं तो फंडामेंटल नेगेटिव सेंस है, नकारात्मक है। कैसे है? नकारात्मक। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो कैसे हैं? पॉजिटिव है, यानी सकारात्मक। क्लियर है बात? तो यहीं से आंसर आ सकता है। दूसरे शब्दों में यदि कहें कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स वाद योग्य है, मतलब उन पर कोई डिस्कशन हो सकता है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वाद योग्य नहीं है, मतलब उन पर किसी भी प्रकार का कोई डिस्कशन, बहसबाजी नहीं हो सकती। फंडामेंटल राइट्स जो है सिटीजन के लिए, नागरिकों के लिए, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज जो है स्टेट्स के लिए। किसके लिए? राज्यों के लिए। ठीक है, तो ये 3 मेजर अंतर है, और यहीं से ये आंसर निकल जाएगा कि ये कैसे हैं, सकारात्मक निर्धारित करें, जो सभी स्तरों पर राज्य, अभी कहा था ना मैंने, ये किसके लिए? राज्यों के लिए। ठीक है, और मूल अधिकार किसके लिए? नागरिकों के लिए, सिटीजन के लिए। विकेंद्रीकृत, देखो विकेंद्रीकृत व्यवस्था जो है ये है पंचायती राज में। किसमें? पंचायती राज में। ठीक है, तो मींस ये इसका आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि विकेंद्रीकृत गांधी जी की विचारधारा है जो लागू हो रही है कहां पे हो रही है? पंचायती राज में। पंचायती राज जो सिस्टम है, सरकार द्वारा मनमानी शक्तियों का उपयोग की जांच तो सरकार के लिए ही बनाए गए हैं। तो सरकार भाई ये करे, तो सरकार जांच कैसे करा सकती है भाई? जैसे राज्य की ये ड्यूटी है कि वो वहां के बच्चों को फ्री पढ़ाए, वहां के लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराए, महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराए, कार्यस्थल जहां वो जॉब्स वगैरह करती है, ठीक है, वहां को सुरक्षित माहौल दे। कैसा? पॉजिटिव। ये किसकी ड्यूटी है? गवर्नमेंट की। किसकी ड्यूटी है? ये सरकार की। तो इसका मतलब सरकार खुद की जांच कैसे कराएगी? ठीक है, नंबर 4 में आओ, समाज के पिछड़े वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देना। ठीक है, तो समाज के पिछड़े वर्ग जो हैं उनको कल्याण को बढ़ावा कौन देगा? राज्य। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? ए। हाँ मतलब डी हो सकता है बिल्कुल। अगर ऑप्शन ऐसे होते कि 1 और 2 सही है, 1, 3, 4 सही है, तो उसमें हम कर सकते थे उस परिस्थिति में, यानी समाज के पिछड़े वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देना, ये भी किसकी ड्यूटी है? सरकार के। तो ये भी राज्य की नीति निर्देशक में आएगा अगर ऑप्शन ऐसे होते 1 और 4। लेकिन यहां पे हमें इन 4 में से कोई एक आंसर करना है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है? ए। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना कि जो पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हो सकता है कि उसमें चारों ही आंसर सही हो, तो हमें वो आंसर करना होता है जो सबसे ज्यादा मजबूत है वहां पे। ठीक है, जो बिल्कुल क्वेश्चन के सबसे ज्यादा निकट है, हमें उस आंसर को टिक करना है। ये क्लियर है? तो बढ़े आगे। नॉर्मली इतना समझ लो कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो किसके लिए? सिटीजन के लिए। तो और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो किसके लिए? स्टेट के लिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है पॉजिटिव है, ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स कैसे हैं? नेगेटिव है। जैसे समानता का अधिकार, बच्चों को समान बैठना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये मतलब वो हमें प्रेशर दे रहे हैं। यानी फंडामेंटल राइट्स क्या है? प्रेशर है। मतलब हो सकता है कि तुम नहीं बैठाना चाहते किसी को, लेकिन आके तो बैठ तो सकता है ना। वो नहा के आया है, नहीं नहा के आया, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, लेकिन वो तो उसका फंडामेंटल राइट्स है ना। मतलब ना चाहते हुए भी वो बात तो मैं क्या माननी पड़ रही है। ठीक है, तो मतलब ये जो सेंस है इनका वो कैसा है? नेगेटिव है। तो इन फंडामेंटल राइट्स कैसे? नेगेटिव है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैसे? पॉजिटिव है, कि राज्य ये करेगा। यहां पे कौन कर रहा है? स्टेट करेगा। अब वो करे या ना करे हम कुछ नहीं कर सकते।
अब राजस्थान सरकार को वहां के लोगों के लिए रोजगार देना चाहिए, लेकिन नहीं दे रहे तो हम क्या करें? क्लियर है? तो ये किसके लिए? स्टेट पॉलिसी, राज्यों के लिए। नेक्स्ट आओ 13। चलो बताओ आंसर। तो ये तो बिल्कुल वेरी सिंपल है, ठीक है, ये हमने कई बार बात की है कि 1 से 4 में क्या है? यूनियन एंड स्टेट। 5 to 11 में क्या है? सिटीजनशिप। 12 to 35 में क्या है? फंडामेंटल। 36 to 51 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल। 51 ए जो है इसमें क्या है? मॉरल ड्यूटी। 52 से 62 में क्या है? प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहां तो बिना टाइम लगाए आगे बढ़ो, तो यहां से तुम्हारी टाइम सेविंग भी हो जाएगी ऐसे पेपर में। ठीक है, फिर भी कटेगा। चलो इसे पढ़ो 14 को ध्यान से, जल्दी बताओ आंसर क्या है। 14 पे आओ भाई। यह राष्ट्रपति शासन को किसी राज्य में घोषित किया जा सकता है। राष्ट्रपति की आप बात कर रहे हैं हम, किसकी? आर्टिकल 356। कौन सा पढ़ रहे हैं? अनुच्छेद 356। लो ये मैंने पढ़ाया है, इसे याद कर लो, आंसर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, दिमाग लगाओ ना, खूब समय है तुम्हारे पास। इसका आंसर क्या होगा? 14। हाँ बताओ भाई जल्दी आंसर। हम्म, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? सी होगा। यानी यदि राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर संतुष्ट हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है ना, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, सी नहीं है, बी है। दोनों को ध्यान से पढ़ो, थोड़ा सा अंतर है। नहीं सेम ही है कि ये तो दोनों ही सेम है। तो वो तो इसमें भी है, बी में। तो बी और सी दोनों ही सेम है। हाँ तो इंग्लिश में आओ। ठीक है, तो इंग्लिश में पढ़ो, तो बी और सी इसमें भी सेम है। ठीक है, तो जो पहले ऑप्शन है वही है, बी। तो देखो आर्टिकल 356 जो है वो एक स्टेट इमरजेंसी है। यानी आर्टिकल 356 जो है वो क्या है? स्टेट इमरजेंसी। और स्टेट इमरजेंसी जो है इसका प्रयोग कौन करेगा? प्रेसिडेंट। लेकिन स्टेट इमरजेंसी का प्रयोग प्रेसिडेंट कब करेगा? जब राज्यपाल कहेगा। तो राज्यपाल ने कह दी, ठीक है। इसका प्रयोग कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। यानी आर्टिकल 356 का प्रयोग कौन करेगा? राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति इसका प्रयोग कब करेगा? जब राज्यपाल कहेगा। जब संबंधित राज्य की राज्य सरकार, जब संबंधित राज्य की राज्य सरकार क्या हो जाए? फेल हो जाए, यानी प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। नहीं चलाया जा सकता, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, यदि राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से पास होने पर अंतर संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति में उत्पन्न हो। तो यहां पर राज्यपाल ने बोल दिया ना, राज्यपाल की रिपोर्ट। यानी यदि राष्ट्रपति राज्य के राज्यपालों से रिपोर्ट प्राप्त होने पर अन्यथा संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे राज्य की राज्य सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। यदि राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर संतुष्ट हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है जिससे, ठीक है, राज्य की राज्य सरकार संविधान के प्रावधान। हाँ तो सही है भाई, राज्यपाल ने लिख कर दे दिया
कि राज्यपाल ने लिखकर दे दिया कि भाई ये स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। यदि राष्ट्रपति उत्पन्न कहाँ हो गई, मेरे को तो ये दोनों ही एक जैसे लग रहे हैं, अंतर है। हाँ, यदि राष्ट्रपति राज्य के राज्यपालों से रिपोर्ट प्राप्त होने पर अंततः संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे राज्य की सरकार को संविधान के प्रावधानों, मतलब अंतर यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, संभावना, मतलब वहां पे संभावना है उत्पन्न है कि इफ द प्रेसिडेंट ऑन रिसीप्ट ऑन रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर of the state is satisfied that a situation is likely to arrive in which the government of the state can be carried on तो यानी देखो डी तो आंसर है ही नहीं है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं है। तो बी और सी को इंग्लिश में देख लो, इफ द प्रेसिडेंट ऑन रिसीप्ट ऑफ ए रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर ऑफ ए स्टेट और अदरवाइज इज सेटिस्फाइड दैट द सिचुएशन हैज, हाँ सी आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी होगा, क्योंकि अंतर यहां पे सी इसलिए आया क्योंकि यहां पे संभावना है, ठीक है, यहां पे क्या लिख रहा है, संभावना है, और जबकि यहां पे स्थिति क्या हो गई है, उत्पन्न, ये अंतर है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में यदि बात करो तो यहां पे साफ लिख रहा है रिसीप्ट ऑफ ए रिपोर्ट फ्रॉम गवर्नर, तो पहली कंडीशन पूरी हो गई, यहां पे प्रेसिडेंट प्रयोग कर रहा है, यहां पे दैट द सिचुएशन अराइज इन विच द गवर्नमेंट, ठीक है, कैन नॉट बी कैरिड, नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। हाँ ठीक है, देखो थोड़ा सा अंतर है कि यहां पे केवल क्या है, संभावना, और यहां पे उत्पन्न हो गई, इसलिए आंसर है सी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भाई, पेपर जो है वो ऐसे ही होते हैं, हाँ, तो वहां पे हमें पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि छोटे छोटे से बारीकी से वो अंतर करता है। चलो इस पे बताओ 15 पे, आर्टिकल 356 जो है वो एक स्टेट इमरजेंसी है, ठीक है, और इस स्टेट इमरजेंसी जो है इसे यूज कौन करता है, प्रेसिडेंट, और स्टेट इमरजेंसी का प्रेसिडेंट यूज तब करेगा जब स्टेट का गवर्नर रहेगा, क्लियर है, यानी आर्टिकल 356 इज यूज्ड बाय इंडियन प्रेसिडेंट आफ्टर दैट, ठीक है, द रिटर्न या सजेशन ऑफ स्टेट गवर्नर, तो स्टेट गवर्नर उसे सलाह कब देगा, जब उसके राज्य की सरकार जो है प्रॉपरली संविधान के अनुसार कार्य ना करे, ठीक है, इफ द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कैन नॉट बी वर्क, ठीक है, प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आज सरकार जो काम कर रही है उसका नाम है भजनलाल राजस्थान में, अब मान लो कि भजनलाल ने यहां पर रिजाइन कर दिया या भजनलाल भाग गया तो सरकार गिर गई ना, तो अब इस स्टेट में कार्य किसके अनुसार नहीं हो रहा है, संविधान, और अब राज्यपाल ये इन्फॉर्म करता है किसको, प्रेसिडेंट को, तो अब जो गवर्नर है मींस राज्यपाल वो किसके अकॉर्डिंग कार्य करेगा, प्रेसिडेंट के, इसीलिए आर्टिकल 356 को हमने क्या कहा था, प्रेसिडेंट रूल, ये लिखाया है मैंने कि आर्टिकल 356 को क्या कहा था, प्रेसिडेंट रूल, वो बात की बात है। चलो नेक्स्ट आओ 15 पर, 15 का आंसर बताओ, तो इसका आंसर देखो बिल्कुल देखते ही आ रहा है, तो आर्टिकल 340 जो है, ठीक है, इसमें क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति, यानी एससी और एसटी, ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति, चले, तो अनुसूचित जाति जनजाति किस अनुसूची में, शेड्यूल में, शेड्यूल अनुसूची, वो तो आर्टिकल है 340, तो शेड्यूल बताए थे ना, अनुसूचित जाति जनजाति, 5th में, नंबर 1 जो है यूनियन एंड स्टेट था, 2nd में क्या थी, सैलरी, 3rd में ओथ, 4th में डिवाइडेशन, 5th में एससी एसटी, तो एसटी एससी जो है आर्टिकल पूछे तो कौन सा है, 340, इसका आंसर बताओ, ये तो बहुत आसान है,
हाँ जल्दी बताओ वही। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वॉज इलेक्टेड इन अन आर्टिकल 340 और शेड्यूल 5th। क्या पता, वो तो तुम्हें मिल जाएगा ना इसमें, तुम्हारे इस पे दिखाऊं दोबारा। अनुसूचित जाति जनजाति सामाजिक शैक्षिक। तो आर्टिकल 340 जो है इसमें है शेड्यूल, है ना, एससी और एसटी। और शेड्यूल पूछ ले तो कौन सा है, 5th। ठीक है, और ये आंसर मैंने तुम्हें लिखाया है, लेकिन तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा। साफ शब्दों में लिखाया था कि नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुना गया था। ठीक है, तो मीन्स यहां पे आंसर क्या हो गया, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ने चौधरी चरण सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया था अपनी ओन पावर के अकॉर्डिंग। तो भारत में एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश का फर्स्ट सीएम भी है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का फर्स्ट सीएम कौन है, नीलम संजीव रेड्डी। और नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा स्पीकर भी रहा है 2 बार, ये बताया है तुम्हें कल ही। तो लोकसभा में स्पीकर 2 बार कौन रहा है, नीलम संजीव रेड्डी। आंध्र प्रदेश का फर्स्ट सीएम कौन है, नीलम संजीव रेड्डी। और भारत में निर्विरोध निर्वाचित उपराष्ट्रपति कौन है, नीलम, यानी जिसमें इलेक्शन ही नहीं हुआ ऐसे कह दो, क्योंकि अपोजिशन में कोई खड़ा हुआ नहीं था। क्लियर है, हाँ, नहीं बहुत बढ़िया आदमी था। नेक्स्ट चलो, चलो ये बताओ भाई, हाँ बताओ, सीडीएस में पूरा पेपर सीडीएस का है ये। अरे ये तो लिखाया है, तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आंसर आ जाएगा। ध्यान से पढ़ो कि ये क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, अपने आप आंसर आ जाएगा। ये लो आ गया ना आंसर। भाई यहां पे क्या पूछ रहा है, लोकसभा मनमोहन सिंह असम राज्यसभा से थे। ठीक है, तो पेपर वाकई बहुत आसान होते हैं। कहां पे गए मनमोहन, ठीक है, हाँ बस समझ में ही नहीं आते, हमारे अंतर इतना सा है। अरे तो ये भी लिखाया था कि मनमोहन असम राज्यसभा से थे। मनमोहन कहां से थे, असम राज्यसभा से। यहां पे क्या लिख रहा है, लोकसभा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो, यानी ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो कहां से हो, लोकसभा से। क्लियर है, लेकिन लोकसभा ये मेजोरिटी में आ गए, इन्होंने कहा कि हमारा लीडर ये कौन, मनमोहन, लेकिन वो मनमोहन था कहां से, असम राज्यसभा। तो अब लोकसभा ही वोट देगी ना, तो इसलिए वो वोट का हकदार नहीं है। वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 3 बार बोला होगा, वो तुम्हारी गलती है, नहीं लिखा दो। हाँ हाँ हाँ, चलो चले आगे। कोई बात नहीं, ये तो रिकॉर्ड भी होती है ना, सुन लिया करो। हाँ चलो पढ़ो। हाँ चलो बताओ, जल्दी बताओ आंसर, समय चल रहा है। तो इसका आंसर केवल एक सही है। देखो यहाँ अपने आप ही मैच हो रहा है, जैसे आज का ही पेपर पड़ा होगा, वो झारखंड का सीएम, ठीक है ना, मतलब चुनाव जेल में बैठकर उसने चुनाव लड़ा, जीता और अब शपथ लिए।
ठीक है, तो इसका मतलब सेकंड प्रायोरिटी अपने आप गलत है, इसका आंसर क्या हो गया? ए, यानी ओनली वन सही है, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है वो कि भारत में पंजीकृत मतदाता भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। यानी जैसे मान लो कि हम देख रहे हैं सचिन पायलट, तो सचिन पायलट राजस्थान से थोड़ी है भाई। दिया कुमारी हम देख रहे थे इससे पहले, यानी कहां से चुनाव लड़ी थी? राजसमंद से। ठीक है, राजवर्धन सिंह राठौड़ चुनाव कहां से लड़ा था अभी? झोटवाड़ा से। ठीक है, हाँ ये वाला जो जो भी है, मतलब बनी पार्क से आगे, स्टेशन से आगे। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो मीन्स ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो कैंडिडेट वहां से होना चाहिए। नेक्स्ट चलो, अगला क्वेश्चन है, चलो जल्दी बताओ आंसर, ये तो बहुत आसान है। क्या है आंसर? ये मैंने अभी बोला भी है आंसर पहली आते ही, सबसे पहले। हाँ तो बीज है इसका आंसर, डरने की कहां जरूरत है भाई? अभी मैंने कहा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, तो हम जो बात कर रहे हैं कि जो प्रेसिडेंटियल, और दूसरे हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट्री। तो अंतर यह है कि अमेरिका में राष्ट्रपति सर्वे सर्वा है, लेकिन भारत में तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दो है ना। तो संसदीय व्यवस्था में काम करने वाले कितने होते हैं? दो। मैंने आंसर आते ही तुम्हें फर्स्ट टाइम ये डेफिनेशन दी थी कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड इज डिवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी जहां कार्यपालिका शक्ति के वास्तविक और संवैधानिक अध्यक्ष क्या होते हो? अलग अलग। यार पापा स्कूटी दिला दो, पापा ने क्या कहा? मम्मी से पूछ ले। लेकिन अमेरिका में तो पापा ने तुरंत चेक दे दिया ना। ठीक है, क्योंकि अमेरिका में जिसके पास मतलब जो भी लेना है, यानी हमारी तरह यहाँ पे कोई भी बात है वो घना घना नहीं घूमती है, यानी बिल्कुल फेयर डील चलती है। ठीक है, इसलिए स्ट्रेस फ्री है, इसलिए लिविंग लाइफ ज्यादा है, और केवल आर्टिकल जो है वो कितने? 7 है। और लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास 20। क्या आएगा? आप बताओ, ये है मजेदार, मुझे नहीं पता। देखो प्रेसिडेंट मैंने तुम्हें पढ़ाए थे और सबको बहुत अच्छे से याद कराया था कि पहला प्रेसिडेंट जो है वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो वहीं से तुम्हें जैसे मान लो कि ये हमने नहीं पढ़ा उपराष्ट्रपति क्रम, तो वहीं से मैच कर लो ना राष्ट्रपतियों से। हाँ तो इसका आंसर पहला ही है। ठीक है, हाँ तो आप देखो, यानी पेपर बहुत आसान है। एक दो क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि वो 31B वाला था, वो थोड़ा सा भयंकर ही डिफिकल्ट था। ठीक है, बाकी पेपर आसान ही होते हैं, और दो चार क्वेश्चन आते ही हैं, उनसे डरना है नहीं है। बस हमें अपने टॉपिक्स को और बार बार पढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब अपने टाइटल पे ही आ जाओ। इतने से थोड़ी है, 20 है दादा, 20 बहुत होते हैं। समय देखो कितना लग गया, हमसे पूछो 2 घंटे क्लास प्लस हो गई। हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट आगे चलो, अपना टाइटल ही बढ़ा लो। आगे लास्ट लाइन क्या पढ़ी थी? लास्ट लाइन क्या पढ़ा था? हाँ, उसमें अपन एडजस्ट कर रहे थे वो, है ना? इसमें अटैच हो जाएगी नहीं ये? हाँ तो नेक्स्ट में लिखो तुम भाई, अपन को एक ऐड करा रहे थे इसमें को, पेज ऐड कैसे होंगे? 20 नोट टैक्स अटैच।
है? कौन सा पेज? कहाँ गया पेज? कहाँ से ले? किस फाइल में? नोट पे आ जाएगा। पेज निकालना है ना नया? ये होम से ले ले। हाँ, कौन से में? लो चलो, है ना? हाँ, अब हो जाएगा, टेंशन मत ले। तो देखो, कल हम कंपेयर कर रहे थे कि भाई हमने एक टॉपिक जो पढ़ा था वो एक तरफ था भारत और दूसरी एक तरफ क्या था? स्टेट। भाई जैसे मान लो आप राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश या जहां से भी हो, ठीक है? मतलब पेपर में आपको कोई भी क्वेश्चन दिखे तो मतलब आंसर जो हमें निकालना है वो कहां से निकालना है? जो हमने लिखा है या जो हमने पढ़ा है। इन बिना पढ़े भी आंसर कैसे निकालना है? तो जैसे मान लो कि आपने अब तक की क्लास में एक शब्द पढ़ा है जिसका नाम है भारत, तो अगर वहां भारत लिख रहा था तो उसको हमें चेंज करके क्या लिख देना है? राजस्थान। अब समझना है इसे ध्यान से। जैसे अगर हमने पढ़ा संघ, क्या पढ़ा था? संघ। तो मतलब जैसे कि नेशनल, ठीक है, तो उसकी जगह पे हमें क्या लिख देना है? स्टेट, राज्य। मान लो कि हमने टॉपिक पढ़ा प्रधानमंत्री, सपोज, यहां से आंसर लो। तो जैसे प्रधानमंत्री होता है कहां पे? भारत में। प्रधानमंत्री कहां होता है? भारत में। तो उसी तरह राज्यों में कौन होता है? मुख्यमंत्री। यानी भारत में जो प्रधानमंत्री है वही राज्यों में कौन है? मुख्यमंत्री। पहली लाइन निकालो प्रधानमंत्री की। जैसे हमने कहा कि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, ठीक है? तो आप मुख्यमंत्री क्या लिखेंगे? कि मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का, या लोकसभा राज्यों में क्या है? विधानसभा, ठीक है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। कि जैसे भारत में राष्ट्रपति है वही राज्यों में कौन है? राज्यपाल। जो भारत में लोकसभा है वही राज्यों में कौन है? विधानसभा। यानी भारत में जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है वही राज्य में क्या है? राज्य निर्वाचन। जैसे भारत में लोकसभा अध्यक्ष है, राज्य में कौन है? विधानसभा। तो लोकसभा अध्यक्ष में पहली लाइन क्या लिखती? कि यह लोकसभा में मतलब यह लोकसभा अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। तो विधानसभा अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष। कि दल बदल के संबंध में अंतिम निर्णय किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का, ठीक है? तो राज्य में दल बदल के संबंध में किसका होगा? विधानसभा। कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? कोई नहीं। तो विधानसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाएगा? कोई नहीं। सेम चलेंगे सब, ठीक है? भाई शपथ कोई क्यों नहीं दिलाता? क्योंकि यह पहले ही ले चुका होता है। तो यहां भी क्या करेंगे? कि यह विधायक के रूप में पहले ले चुका होता है। वहां पे हमने सांसद कहा था ना, यहां पे हम क्या कह देंगे? विधायक। बिल्कुल सेम वही लिखेंगे कि इसको शपथ पहले किसने दिलाई थी? प्रोटेम स्पीकर ने, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइटल बनाओ। तो ये हमें पढ़ने ही नहीं है इधर वाले, और वैसे भी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। क्लियर है बात? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का यदि आप कोई भी पेपर देते हो तो ये जो पोर्शन है यहां से क्वेश्चन हमारे नहीं आएंगे, ठीक है? जैसे मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, कहीं से कोई क्वेश्चन आता है तो गलती से कभी कभार आता है, ठीक है? बाकी ये हमारे कहीं भी किसी भी सिलेबस में नहीं है। तो अगला जो आपका टॉपिक है जो साफ दे रखा है सीडीएस सिलेबस में, सीजीएल सिलेबस में, उसका नाम है पंचायती राज, है ना? ये टाइटल बनाओ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी पेपरों में काम आएगा, सब में आएगा। पंचायती राज।
पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था। है ना, पंचायती राज सिस्टम। अब इसकी हिंदी और इंग्लिश सेम रहेगी, है ना, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे शब्द जो ही है, बाढ़ पंच को बाढ़ पंची कहेंगे, सरपंच को सरपंची कहेंगे, है ना। पंचायती राज व्यवस्था यानी पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था, यह व्यवस्था भारत ने ब्रिटेन से, यह व्यवस्था भारत ने प्राचीन चोल वंश से ली है। पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम एडॉप्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम, पंचायती राज सिस्टम एडॉप्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम चोल डायनेस्टी, चोल वंश। पंचायती राज व्यवस्था चोल वंश से लिया गया है, चोल वंश से लिया। तो पंचायती राज व्यवस्था हमने कहां से अपनाई या ली है, तो चोल वंश से। नेक्स्ट, विजयालय वॉज फाउंडर ऑफ चोल डायनेस्टी। विजयालय, इसका दूसरा नाम था नरकेसरी। विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। विजयालय, VIJAYALY, विजयालय वॉज फाउंडर ऑफ चोल डायनेस्टी। भाई चोल, तंजौर तमिलनाडु है ना, इनकी कैपिटल जो थी वो कौन सी थी, तंजौर, जो कहां पे, तमिलनाडु में। ठीक है, यहां पे एक बंदा था जिसका नाम था राजराज फर्स्ट, उसने राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज भी दुनिया के लिए बेहतरीन है। ठीक है, तो दुनिया में सबसे अच्छे मंदिरों में एक है तमिलनाडु में, है ना। यहाँ पे एक शासक हुआ जिसका नाम था राजेंद्र प्रथम, जिसने श्रीलंका को हराया था, और उस समय श्रीलंका का शासक था मेह पंचम। तो मेह पंचम को इसने हराकर श्रीलंका को भारत में मिलाया था, किसने, राजेंद्र प्रथम ने। वो किस डायनेस्टी का था, चोल। नेवी जो थी एनिशिएंट में, अगर हम इंडिया पढ़ें प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत में जो नेवी सबसे अच्छी थी वो किस वंश के शासकों के पास थी, चोल वंश। ठीक है, तो इनके पास खुद की नौसेना थी। ठीक है, और सबसे अच्छी घुड़सवार सेना जो थी, यानी थल सेना जिन्हें बोलते हैं आर्मी, वो सबसे अच्छी थी प्रतिहार शासकों के पास। ठीक है, वो प्रतिहार वत्सराज के पास। और सबसे अच्छी नेवी किसके पास थी, चोल के पास। विजयालय तो फाउंडर था। आगे बढ़ो। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन चोल वंश की सबसे अच्छी विशेषता थी। सेल्फ गवर्नेंस, सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम इज, मतलब वॉज, है ना, सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम वॉज मेन साइलेंट फीचर ऑफ चोल डायनेस्टी। साइलेंट, स्थानीय स्वशासन चोल वंश की सबसे अच्छी विशेषता थी। ऑफ चोल डायनेस्टी, तो स्थानीय स्वशासन चोल वंश की सबसे अच्छी क्या थी, विशेषता। तो आज की अगर डेट में हम देखें तो आज भी पंचायती राज व्यवस्था की सबसे अच्छी विशेषता क्या है, स्थानीय स्वशासन। लेकिन स्थानीय स्वशासन का पिता किस वंश को कहा जाता है, चोल को। ठीक है, किस शासक को कहा जाता है, विजयालय को। लेकिन अगर वंश पेपर में नहीं दिया हुआ है
तो इसका आंसर आ जाएगा लॉर्ड रिपन। क्या आएगा आंसर? लॉर्ड रिपन। ठीक है, कंटिन्यू करो। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन है ना, RIPAN, रिपन। हाँ, इसी को कंटिन्यू कर लो। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। लॉर्ड रिपन इज नोन एज फादर ऑफ सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। ठीक है, अंतर समझ में आ रहा है? किस वंश को कहा जाता है? और वंश हटा दिए तो आंसर क्या आ जाएगा? लॉर्ड रिपन। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आया कि स्थानीय स्वशासन का पिता कौन है? लॉर्ड रिपन। और स्थानीय स्वशासन का पिता किस प्राचीन वंश को कहा जाता है? चोल वंश। अब क्वेश्चन आया कि स्थानीय स्वशासन है क्या? तो देखो शब्द में ही लिख रहा है कि भाई जैसे कि ये शासक है, ये उनका एम्पायर था और उनको लगा कि यार यहाँ पे फंड जो है डायरेक्ट उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करा दिया रूलर ने। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग वहां पे शासन चलता था, इसीलिए इनके पास सबसे ज्यादा सोना था। अगर तुम कभी साउथ में जाओ तो वहां पे देखोगे टेम्पल एक से एक मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहीं पे ये कांसू, मतलब यहाँ पे सिक्के जो चलते थे, कॉइन, उनको कांसू बोलते थे। वो होते प्योर किसके थे? गोल्ड के थे। ठीक है, जो कावेरी पट्टम जो पोर्ट है वो इनके अंडर में था। अभी मैंने तुम्हें नाम भी बताया था कि राजेंद्र प्रथम जो था उसने श्रीलंका तक को जीत लिया था। ठीक है, प्लस जो हम संगीत देख रहे हैं सारे गे में पादानासा जो है, इनका जन्म भी कहां से हुआ है? चोल से। भक्ति मूवमेंट अगर हम पढ़ते हैं, धर्म, ठीक है, शंकराचार्य वगैरह, ये पुरी, और ये पढ़ते हो तुम यानी पुरी का मन जगन्नाथपुरी, प्लस इधर केदारनाथ, है ना, द्वारका। तो ये चारों जो पीठ बनाई है ये भी किसने बनाई है? शंकराचार्य, ये भी यहीं से निकले। रामानंद यदि तुमने पढ़ा है, जिनके भक्त आगे चलकर शिष्य हुए तुलसीदास। हमारे राजस्थानी संदर्भ में अगर पढ़ो मीराबाई। ठीक है, तो इन सबका गुरु जो था वो कौन था? रामदास। रामदास कहां से निकला है? चोल डायनेस्टी से। यानी जो भारत तुम आज देख रहे हो, मोस्ट ऑफ ये बना कहां से? इस चोल से। अभी चोल में तुमने पढ़ा भी होगा, इस सैगोल जो संसद में रखा है, वो दंड का प्रतीक, वो भी किस डायनेस्टी से? चोल से। ठीक है, अभी तुमने ये भी, इससे भी पहले पढ़ा होगा, केरल में पद्मनाथ मंदिर खुदाई हुई थी जिसमें 5 लाख करोड़ रुपए निकले थे। कितने निकले थे? 5 लाख करोड़। 1-2 करोड़ प्योर गोल्ड कॉइन, 5 लाख करोड़ उनकी आज की है, जबकि उसमें से एक दरवाजा अभी खुलना बाकी है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो पैसा था इन लोगों के पास, बहुत पैसा था। ठीक है ना, नेक्स्ट बढ़ाओ। भारत में पंचायती राज सिस्टम, यह भारत में पंचायती राज व्यवस्था, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का विचार महात्मा गांधी ने दिया। अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा भी था, एक क्वेश्चन में आया था ना, महात्मा गांधी विकेंद्रीकृत। हाँ, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का विचार महात्मा गांधी ने दिया। महात्मा गांधी वॉज गिवन आइडिया ऑफ पंचायती राज सिस्टम। हाँ, मतलब इन्होंने पहली बार इसका क्या दिया था? आइडिया दिया था विकेंद्रीकृत का। महात्मा गांधी ने इस व्यवस्था का पहली बार विचार दिया। ठीक है, यार महात्मा गांधी वॉज गिवन आइडिया ऑफ पंचायती राज सिस्टम या सेल्फ गवर्नेंस। नेक्स्ट, एक बुक थी यहाँ पे महात्मा गांधी की, माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। नेक्स्ट लिखो, माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया एंड हिंद स्वराज। 2 बुकें अलग अलग। माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, स्वतंत्र भारत का मेरा सपना,
माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया एंड हिंद स्वराज, हिंद स्वराज रोट, हाँ, रोट बाई महात्मा गांधी, रोट महात्मा गांधी। नेक्स्ट, इन दिस बुक, मतलब इन बुकों में, है ना, इन दिस बुक महात्मा गांधी रिटर्न, इन दिस बुक महात्मा गांधी रिटर्न फीचर्स ऑफ, इन दिस बुक महात्मा गांधी रिटर्न फीचर्स ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, हाँ, सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, तो इन पुस्तकों में महात्मा गांधी ने पहली बार इस विशेषता का बखान किया, रूपरेखा बनाई, ऐसे कह दो। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता पहली, हाँ, मतलब विशेषता बताई, यानी महात्मा गांधी ने पंचायती राज व्यवस्था की विशेषताओं का बखान किया, उल्लेख किया। लो ठीक है, नेक्स्ट चलो, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता वॉज फर्स्ट इंडियन पर्सन, मेहता, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता वॉज फर्स्ट इंडियन पर्सन बलवंत राय मेहता वॉज फर्स्ट इंडियन पर्सन हु एडवाइस थ्री टायर, who advised three tier पंचायती राज सिस्टम, who advised 3 tier पंचायती राज सिस्टम for better governance, गवर्नेंस इन पंचायती राज। बलवंत राय मेहता पहले व्यक्ति थे, बलवंत राय मेहता पहले भारतीय थे जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय ढांचे की सिफारिश की। 3 टायर, 3 स्टेज भी कह सकते हो, 3 टाइप भी कह सकते हो, जैसे गांव, उसके ऊपर पंचायत समिति, फिर जिला। ठीक है, जैसे सबसे पहले विलेज, उसके बाद हम विलेज जो हो गया, मतलब नंबर फर्स्ट टायर, नंबर सेकंड जो है उसे बोलते हैं हम मतलब विलेज लेवल। उसके ऊपर जो बनेगा वो है कौन सा, उपखंड, ब्लॉक, और उसके ऊपर बनेगा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की, दोनों क्लियर हो गए। यानी बलवंत राय मेहता पहले भारतीय थे जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय ढांचे की सिफारिश की या व्यवस्था की पहल की। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश करने वाला पहला व्यक्ति कौन है, बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट, कंटिन्यू करो। ऑन रिपोर्ट बलवंत राय मेहता कमेटी 1957, ऑन रिपोर्ट बलवंत राय मेहता कमेटी 1957, ऑन रिपोर्ट बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 पंचायती राज सिस्टम इन फोर्स। अभी आप रुक लो हिंदी में। पंचायती राज सिस्टम
इनफोर्स, हाँ मतलब लागू, इनफोर्स, इनफोर्स पंचायती राज सिस्टम इनफोर्स 2 अक्टूबर 1959, फर्स्ट टाइम इन फ्रॉम राजस्थान टू इंडिया, फर्स्ट टाइम इन राजस्थान टू इंडिया। हाँ, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर, है ना, हिंदी में लिखो, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम, पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम भारत में राजस्थान से लागू किया गया। पंचायती राज भारत मतलब पंचायती राज व्यवस्था को भारत में राजस्थान से लागू किया गया। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था कहां से लागू हुई है? राजस्थान से। कब से हुई है? तो ये डेट भी लिख लो, 2 अक्टूबर 1959, है ना, 2 अक्टूबर नहीं, 2 अक्टूबर 1959। क्या लिख रखा है? 24 नवंबर 1957। 57 ये तो कमेटी है, बलवंत राय मेहता कमेटी, और इसकी रिपोर्ट पर पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई है 2 अक्टूबर 1959 से। भाई बलवंत राय मेहता कमेटी कब है? 1957, और पंचायती राज सिस्टम 2 अक्टूबर 1959। तो पंचायती राज व्यवस्था लागू कब से हुई है? 1959 से। कहां से? राजस्थान से। और किस समिति के आइडिया पर? बलवंत राय मेहता। ठीक है, तो इसीलिए पंचायती राज व्यवस्था का पिता कौन हो गया? बलवंत राय मेहता। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ो आगे। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, आगे नेक्स्ट लिखो भाई। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे नेक्स्ट लिखो। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू अनाउंस्ड, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू अनाउंस्ड पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम इन बगदरी, बगदरी नागौर, नागौर राजस्थान। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू अनाउंस्ड पंचायती राज सिस्टम इन बगदरी नागौर राजस्थान। ठीक है, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहां अनाउंस की थी? तो बगदरी नागौर राजस्थान में। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला स्टेट कौन सा है? राजस्थान। और पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? नागौर। और पहला गांव कौन सा है? बगदरी। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को बगदरी नागौर राजस्थान से लागू किया। बगदरी नागौर राजस्थान से लागू किया। बगदरी नागौर राजस्थान। हाँ, तुम ये पीछे लिख नहीं रहे क्या? तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य ने अपनाई है? राजस्थान। किस जिले ने? नागौर। किस गांव ने? बगदरी। कब? 2 अक्टूबर 1959। किस रिपोर्ट पर? बलवंत राय मेहता।
किस प्रधानमंत्री ने लागू की? पंडित जवाहर। किसकी रिपोर्ट पर की? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता ने आइडिया कौन सा दिया? त्रिस्तरीय यानी 3 टायर, है ना, 3 स्टेज सिस्टम, ब्लेज, है ना, ब्लेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। क्लियर है? नेक्स्ट चलो। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश वॉज सेकंड स्टेट, आंध्र प्रदेश वॉज सेकंड स्टेट हु एडॉप्ट, आंध्र प्रदेश वॉज सेकंड स्टेट हु एडॉप्ट पंचायती राज सिस्टम ऑन 11 अक्टूबर 1959, 11 अक्टूबर 1959। एंड आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था जिसने पंचायती राज व्यवस्था 11 अक्टूबर 1959 को अपनाई। अक्टूबर 11 अक्टूबर। भाई जैसे मान लो वहां ऑप्शन ही नहीं आया राजस्थान, भाई क्वेश्चन ये आया कि निम्न में से पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू की, तो अब आंसर अगर मतलब राजस्थान नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा? आंध्र प्रदेश। भाई वहां पे तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसे देखकर आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट, यहां तक भाई ठीक है सबके? ये त्रिस्तर वगैरह आगे आएंगे, है ना। इसके बाद इसका बेटा था अशोक राय मेहता, है ना। नेक्स्ट चलो, अशोक राय मेहता कमेटी, अशोक राय मेहता कमेटी वर हेल्ड ऑन, अशोक राय मेहता कमेटी वर हेल्ड ऑन 1977, अशोक राय मेहता कमेटी वर हेल्ड ऑन 1977 फॉर अमेंडमेंट ऑफ पंचायती राज सिस्टम। अशोक राय मेहता, अशोक राय मेहता समिति, अशोक राय मेहता समिति 1977, अशोक राय मेहता समिति 1977 पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए गठित की गई। 1977 पंचायती राज में सुधार के लिए गठित की गई। ठीक है, तो पंचायती राज में सुधार के लिए पहली बार कौन सी समिति है? अशोक राय। अब देखो दोनों को पढ़ो यहां पे कि सबसे पहले 1957 में कौन सी है? बलवंत राय, और फिर 1977 में कौन सी है? अशोक राय। जबकि पंचायती राज व्यवस्था कब से लागू हुई है? 1959 से। ये तीनों क्लियर है कि पहली बार कौन सी कमेटी बनाई गई? बलवंत राय। फिर हम बात कर रहे हैं रीएस्टैब्लिश्ड या अमेंडमेंट के लिए या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के लिए, कहां पे? पंचायती राज सिस्टम में। ये कमेटी जो बनी है 1977 में, इसका नाम क्या है? अशोक राय मेहता। ठीक है, इससे आगे बात करेंगे कल। तो अभी आपके पास टाइम है पूरे 60 सेकंड, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ो और फिर पूछो। कौन सा था? केदारनाथ, यही था ना? आज देख लेंगे। केदारनाथ क्या दिखा रहा है? हो सकता है हमारे दिमाग में कहां से है। लिस्ट में देख लो ना, केदारनाथ है क्या? चीफ जस्टिस की लिस्ट है ना, उसमें केदारनाथ है क्या? उससे पता लग जाएगा।
हाँ ठीक है, तो देखो ये सीडीएस के आज जो ये पेपर है ये तुम्हारी उसमें पीडीएफ फॉर्म में मिल ही जाएगी। भाई तुमने एप्लीकेशन वगैरह यहाँ की डाउनलोड करी रखी होगी, तो उसमें तुम्हें ये एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, उसे बड़े ध्यान से देखना घर और समझना, और फिर भी कहीं कोई डाउट है कंफ्यूजन है तो पूछना। ठीक है, बट इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे जो आपको दिए गए हैं। क्या नाम था उसका? सर्वाधिक समय तक है डीवाई चंद्रचूड़। अभी ये डीवाई चंद्रचूड़। और सबसे कम समय तक कौन था? केदारनाथ। ये क्या है? सर्वाधिक अमन नारायण ये अमन नारायण अमन नारायण आपसे लिखेगा सबसे कम अमन नारायण। इसमें पूरा आएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मतलब इसमें भाग 5 जो है उसमें एक आदमी में 5 है। में लैंग्वेज में लिखा है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, प्राइम मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल। इन पांचों से मिलकर क्या बनेगा? इन पांचों से मिलकर संघ कार्य बनेगा, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कहां से कहां तक है? 52 से लेकर। इसमें राष्ट्रपति कहां से कहां तक है? 52 से लेकर। ठीक है, हुआ रहेगा सर। तो अपन ने टॉपिक बनाया होगा, राष्ट्रपति यहां पे लिखा होगा तो राष्ट्रपति तो आप संविधान पालिका, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, संविधान पालिका ये आप क्या एनडीएस और फर्स्ट ईयर वगैरह आरएस ये लिखा है संविधान। इतना नीचे यहां पे एनोग्राम ऊपर इसमें लिखो आप संविधान पर आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 से इसमें कौन आते हैं? 5 आते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, महान्यायाधीश। अतिथि पांच लगेंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, महान्यायाधीश। तो समझ में आया संघ कार्यपालिका में कौन नहीं है?